कुछ और सिम्टम्स इस तरह के फील होते हैं। इसके अलावा चेंजेस इन दी बाउल हैबिट्स। तो जैसे आप जानते हैं कि हर बंदे की डेली की एक रूटीन है, स्पेसिफिक टाइम आपका माइंड जो है वो बॉडी फंक्शंस को टाइम के हिसाब से सेट कर लेता है और उसी फिक्स टाइमिंग में आप जो है वो सर्टन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह जो है वो हर बंदे की बाउल हैबिट्स होती हैं या रूटीन होती है कि डेली जो दिन में एक दफा जो है वो वॉशरूम जाए या दो दफा जाए, तो वो जो उसकी नॉर्मल हैबिट्स हैं या होनी चाहिए वो जो है वो चेंज हो जाती है विद फीचर्स ऑफ डिसओरिएंटेड डिसऑर्डर्ड डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि जो जैसे उसमें जो स्टूल्स हैं उनके अंदर भी जो है वो उनके फॉर्म में फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रोसेस है ऑफ जीआई ट्रैक्ट वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ऊपर अगर आप देखें दिस इज द माउथ। माउथ में टंग है और बकल कैविटी थ्रू विच जहाँ फूड को वो च्यू करते हैं और वो बोलस की फूड पाइप जिसको आप ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस माउथ कैविटी को टू दी स्टमक। हेयर इज योर स्टमक। ठीक है, स्टमक में एसिड और पेप्सिन और दूसरे हैं ओके फर्दर डीजनरेट करते हैं, फर्दर डिसइंटीग्रेट करते हैं फूड पार्टिकल्स को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और कुछ कंटेंट वो यहाँ से पास ऑन हो जाते हैं ऑन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ये जो नजर आ रही है एब्डोमिनल कैविटी में जो है वो लंबी सी पाइप्स हैं जिनके थ्रू फूड पास करता है और मीनवाइल वो मजीद डिसॉल्व होता है, डिसइंटीग्रेट होता है फूड पार्टिकल्स और साथ साथ वो इंटेस्टिन जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, मतलब सारा फूड जब एब्जॉर्ब हो गया, अब जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं फूड के, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बाइल्स हैं, वो सारा कंबाइन होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इवेंचुअली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और ये प्रोसेसेस करके फूड को जो है वो पास ऑन कर देती है, डेफिकेट कर देती है आउट थ्रू दी रेक्टम। तो जो जीआई ट्रैक्ट है उस डिजीज या उसकी इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एनी रीजन, अननोन रीजन, दैट इज इरिटेबल बाउल डिजीज या सिंड्रोम। तो ये आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम। तो जो इन्फ्लेमेशन है वो आइदर कैन gastrointestinal tract or it can be in certain segments of the GI tract. Either it can be in the small intestine or in the rectum or in the stomach. So depending on that हम इसको फर्दर जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डिवाइड करते हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि ये 2 सब सेक्शंस हैं, एक इरिटेबल डिजीज है और एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो ये यहाँ से अब जितनी भी स्लाइड्स आगे चलेंगी वो इन दोनों डिजीजेस को डिफरेंटली जो है वो हाईलाइट करेंगी क्योंकि इन सब की ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इरिटेबल बाउल डिजीज जो इट इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, क्रॉनिक मींस कि एब्रप्टली इन्फ्लेमेशन लाइक इन द केस ऑफ गैस्ट्राइटिस कि आपने कोई माइक्रोबल अनहाइजेनिक फूड खाया है और उसी वक्त आपको एकदम ही गैस्ट्राइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है जीआई ट्रैक्ट में। ये ओवर टाइम जो है वो लॉन्ग रन में प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक डिजीज है जो कि मैनी वीक्स, मंथ और ईयर्स तक जो है वो पेशेंट में चलती रहती है और एस्थमा की तरह समटाइम्स पेशेंट जो है वो सिम्टम लेस हो जाता है, समटाइम पेशेंट फिर से अटैक हो जाता है डिजीज का और कुछ सीजन्स में पेशेंट जो है वो ठीक रहता है, कुछ सीजन्स में पेशेंट को दोबारा से ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये डिजीज जो है वो इंटरमिटेंट है, कॉन्टिन्यूस भी नहीं होती लेकिन क्रॉनिक है। और इसमें इरिटेबल बाउल डिजीज में मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज, ये 2 जो डिजीज या डिसऑर्डर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज का आपको मैंने पीछे बता दिया कि ये इन्फ्लेमेशन होती है आइदर ऑफ द कॉलोन और ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन जो है वो इरिटेबल बाउल डिजीज को
फर्दर भी सब डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रोक्टाइटिस विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम, ठीक है, जो रेक्टल पार्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड प्रोक्टाइटिस। पेनकोलाइटिस विच इज द डिजीज अफेक्टिंग द एंटायर कोलोन। फिर एलियोकोलाइटिस विच इज द इन्फ्लेमेशन अफेक्टिंग द इलियम एंड, इसके अलावा एलियोलाइटिस है विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इलियम। क्रॉन डिजीज विच इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड द duodenum, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन को हम फर्दर करते हैं इन द इरिटेबल बाउल डिजीज। नाउ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम which is characterized by symptoms of abdominal pain or discomfort, ठीक है, जो है वो a patient feels abdominal discomfort and abdominal pain for the long time that is associated with disturbed defecation patterns। जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का डेली की एक रूटीन होती है और उसके मुताबिक उसका एक स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी होती है, और जो नॉर्मल स्टूल है उसकी जो फॉर्म है या कंसिस्टेंसी वो भी नॉर्मल होती है। लेकिन जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है उसमें कभी पेशेंट जो है वो सफर कर रहा होता है फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कभी वो सफर कर रहा होता है फ्रॉम द डायरिया। तो ऑन एंड ऑफ जो है वो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन हो जाती है किसी भी वजह से, अननोन रीजन से, या फिर पेशेंट डायरिया का शिकार हो जाता है, या साइमल्टेनियसली पेशेंट को कभी डायरिया हो रहा होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है। तो उसकी बेस पे हमने इसको डिवाइड किया है सिंड्रोम सी, दैट इज कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, मतलब उस पेशेंट में ज्यादातर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कॉन्स्टिपेशन होती है। या फिर डायरिया प्रीडोमिनेंट जो कि IBS B है, उसमें जो है वो पेशेंट को प्रीडोमिनेंटली ज्यादा शिकायत डायरिया की रहती है। या फिर IBS A विच इज द टाइप विद ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द टू, यानी कि ऑल्टरनेटिवली कभी पेशेंट को डायरिया हो जाता है और कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मतलब वो पेशेंट जो है हैज एबनॉर्मल डेफिकेशन पैटर्न। एक डायरिया वो होता है जो मतलब ऑब्वियस रीजंस की वजह से होता है कि आपको पता है कि आपने कोई अनहाइजीनिक फूड, गंदा पानी पिया और उसकी वजह से जो है वो आपने और डायरिया डेवलप कर लिया। लेकिन एक डायरिया होता है जो कि अननोन रीजन की वजह से होता है और क्या कहते हैं वो मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है पेशेंट, कंटिन्यूसली जो है वो ऑन, उसको प्रॉब्लम्स स्टमक की आती रहती हैं, एब्जॉर्प्शन की, डाइजेशन की, और कभी वो ठीक हो जाता है, कभी दोबारा से उसको ये सिम्टम्स हो जाते हैं। तो उस तरह से मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करना कि उसको लेकिन ये उसका एक सिम्टम है कि वो हर साल जो है वो कॉन्स्टेंटली वो किसी ना किसी ट्रबल में रहता है। अब ये अगली डायग्राम 6 नंबर में आप स्लाइड्स की देखें तो उसमें टाइप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं, जिसमें ये मैंने आपको प्रोक्टाइलाइटिस का बताया था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम। तो ये जो कलर्ड पार्ट है दैट इज द इन्फ्लेम्ड एरिया, ठीक है। तो मतलब दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज द रेक्टम, और डिफरेंट पोर्शंस में जो इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से डेवलप होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये जो है वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ जीआई ट्रैक्ट, स्पेसिफिकली आपको पता है कि फूड की मूवमेंट होती है one end of the GI tract to the another end of the GI tract through peristalsis, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ, जाती है थ्रू द esophagus, gastrointestinal tract और राइट टू द एंड ऑफ GI tract। वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका एक नॉर्मल पैटर्न होता है, जैसे हार्ट बीट का एक नॉर्मल पैटर्न है वो, और हर इंडिविजुअल में वो पैटर्न इसी तरह से होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो वो पेशेंट डिजीज्ड हो जाता है या उसमें कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डेवलप हो जाती है। इसी तरह से अगर पेरिस्टाल्सिस का जो पैटर्न है वो एबनॉर्मल हो जाए किसी वजह से तो उस पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं। तो ये जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं
कि मतलब जिस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ट्रेवल करनी चाहिए थी लार्ज इंटेस्टाइन में, उस तरह से नहीं ट्रेवल करती, इसकी वजह से कभी पेशेंट जो है वो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाए तो पेशेंट डायरिया में चला जाता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाएं तो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। जी एपिडेमोलॉजी, उन्होंने जो स्टडीज की उन्होंने फाइंड किया कि क्रॉन डिजीज जो है इट इज हायर इन दी अर्बन एरियाज, जो शहरी की आबादी है उनमें क्रॉन डिजीज ज्यादा प्रिवेल करती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस इज हायर इन दी रूरल एरिया। ठीक है, तो अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का जो लाइफस्टाइल है डेफिनेटली दैट इज डिफरेंट, और सोशल हैबिट्स डिफरेंट होती हैं। तो हो सकता है कि वो हैबिट्स जो हैं वो कुछ डिजीजेस कॉज करती हैं अर्बन पॉपुलेशन में और कुछ कॉज करती हैं रूरल पॉपुलेशन में। फिर कहता है कि जी इरिटेबल बाउल डिजीज रेट्स आर हायर इन द डेवलप्ड कंट्रीज एज टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, कि अगर आप कंपैरिजन करें कि जो लेस जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे डाइटरी हैबिट्स लाइफस्टाइल्स की वजह से, फैटी फूड्स की वजह से और ये जो फास्ट फूड्स की वजह से मैंने स्टडी किया था इस स्टडी को, वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो डाइटरी हैबिट्स हैं लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वो लोग ज्यादा शिकार होते हैं इरिटेबल बाउल डिजीज का एज कम्पेयर टू दी डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। फिर रेस की बात करें तो एशियंस अपीयर टू बी एट लोअर रिस्क फॉर डेवलपिंग इरिटेबल बाउल डिजीज देन दी व्हाइट्स। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हद तक डाइटरी हैबिट्स का भी जो स्पेशली एशियन चाइनीज हैं वो बहुत सिंपल डाइट यूज करते हैं और मोस्टली बॉइल्ड वेजिटेबल्स और इस किस्म की फैट्स को कम यूज करते हैं, और इस वजह से उनमें जो है वो ये डिजीज होने के चांसेस कम। इसके अलावा इरिटेबल बाउल डिजीज इज मोर कॉमन इन यंग एडल्ट्स देन दी ओल्डर पेशेंट्स। तो मतलब यूजुअली मोस्ट स्टडीज में ये होता है कि ओल्डर कार होती है, लेकिन इस डिजीज के बारे में कहा जा रहा है कि यंग एडल्ट्स जो हैं दे आर मोर प्रोन। उसमें भी यही वजह है कि आजकल जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, वेस्टर्न डाइट है, उसका बहुत ज्यादा मलदखल है इस डिजीज के डेवलप होने में। इसके अलावा अगर जेंडर की बेस पे देखें तो मेन एंड वुमेन आर एट सिमिलर रिस्क ऑफ द आईबीडी। ठीक है, अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम जो है इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन। तो इसमें सिंड्रोम्स में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ अक्सर हार्मोन्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो कहते हैं कि जी जो सिंड्रोम है दैट इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन। इसके अलावा कहते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम appears to be as common एशिया इंडिया एज इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डिफरेंस डेवलप और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं है। ठीक है, तो डिजीज के बारे में जो है थोड़ी सी डिफरेंट प्रिवेलेंस है और सिंड्रोम के बारे में थोड़ी डिफरेंस प्रिवेलेंस है। फिर मैनिफेस्टेशंस की बात करें इरिटेबल बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें क्या होता है कि जी इंक्रीज स्टूल अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो उसको रिक्वायर्ड होता है फॉर डेफिकेशन, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ स्टूल दैट इंक्रीजेस। इसके अलावा स्टूल्स माइट बी ब्लडी एंड म्यूकस इन द स्टूल। यूजुअली जो हमारी जीआई ट्रैक्ट्स में म्यूकस की सिक्रेशन होती रहती है टू प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो म्यूकस है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है कि म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होती है। तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनके स्टूल सैंपल में जो म्यूकस जो लेवल है वो थोड़ा सा रेज्ड होता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें अल्सर्स भी डेवलप हो सकते हैं तो पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग भी डेवलप कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा वेरी डिजीज इंटेंसिटी इन डिस्पर्स विद एसिम्प्टोमेटिक पीरियड्स। जैसे एस्थमा में मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम तक पेशेंट जो है वो कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं करता, वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम आता है कि उसमें उसको दोबारा से सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह इरिटेबल बाउल डिजीज में भी यही होता है कि कुछ टाइम तक पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, जो है वो उसको मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं होती और नॉर्मली वो सब कुछ खा पी रहा होता है, लेकिन फिर ऑल ऑफ ए सडन जो है वो फिर से जो है वो प्रॉब्लम्स डेवलप करना शुरू कर देता है। तो मतलब इसमें जो है ऑल्टरनेटिवली बेटर हेल्थी पीरियड आता है और फिर
डिजीज स्टेट पीरियड आता है, तो मतलब ये ऑल्टरेशंस चलती रहती हैं। फिर क्रॉन्स डिजीज में जो है वो पैटर्न ऑफ सिम्टम्स रिलेट टू डिजीज लिक्वेशन एंड टाइप। ठीक है, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो किस चीज पे बेस करते हैं कि कौन से पार्ट में जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है और किस हद तक या किस एक्सटेंट तक जो है वो जीआई ट्रैक्ट इन्वॉल्व है इन दी डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। तो उसमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी है, फाइब्रोस्टेनोटिक और फिस्टुलाइजिंग। फिस्टुलस जो है वो पॉकेट लाइक जो है वो सैक्स हैं जो कि डेवलप हो जाती है इन दी जीआई ट्रैक्ट, और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं दी बाउल मूवमेंट्स। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोनोस्टेनोटिक, फाइब्रोसिस और फिस्टुलाइजिंग, तीन टाइप के जो है वो क्रॉन्स डिजीज हो सकती हैं, और इसी की बेस पे जो है वी कैन डिटरमिन द थेरेपी डिसीजंस। फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें जो है पेन इज रिलीव बाय डेफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग डेफिकेशन या बिफोर पासिंग स्टूल पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पेन फील करता है। स्टूल तो पेशेंट को पेन फील नहीं होती। ऑल्टरनेटिंग बाउल हैबिट, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि ऑन एंड ऑफ कभी पेशेंट डायरिया डेवलप कर रहा होता है, कभी उसको जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। abdominal distension या discomfort, mucus in the stool और sensation of incomplete defecation। इसमें ये होता है कि पेशेंट को ये फील हो रहा होता है कि उसको अभी भी मजीद जो है वो बाथरूम जाने की ज़रूरत है और मजीद स्टूल पास करने की ज़रूरत है, तो उसको जो है वो मेंटली ऐसा लग रहा होता है कि वो कम्प्लीटली जो है वो उसने स्टूल पास नहीं किया और उसको अभी दोबारा से वॉशरूम जाके पास करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इसमें मैंने आपको दो बताए थे, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट और डायरिया प्रीडोमिनेंट। तो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेन है दैट इज पीरियोडिक, ऑन एंड ऑफ पेन होती है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक पेन होती है, फिर उसके बाद पेशेंट नॉर्मलाइज हो जाता है, फिर से हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरिंग विद नॉर्मल पीरियड्स। ठीक है, तो कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। पेन इज पीरियोडिक एंड विद कंटिन्यूस डल एक। ठीक है, तो एब्डोमिनल रीजन में एक स्कैटर्ड सी पेन होती है जो कि स्पेसिफिकली पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस रीजन में पेन हो रही है। पूरी एब्डोमिनल कैविटी में जो है डिस्पर्स सी पेन उसको कभी हल्की हल्की फील होती है। ईटिंग कैन कॉमनली ट्रिगर these symptoms। ठीक है, अदर कॉमन सिम्टम्स आर ब्लॉटिंग, नोजिया, डिस्पेप्सिया, फ्लैशिंग एंड हार्टबर्न। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम्प्लीट डाइजेशन की वजह से जो है वो पेशेंट में फ्लैचुलेंस हो सकती है। फ्लैचुलेशन मीन्स के गैस बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट हार्ट बर्न कर सकता है। हार्ट बर्न का ये है कि जो नॉर्मल, हेलो जी, हार्ट बर्न इसलिए कि जो है वो अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, तो ये थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझ आता है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहे, तो जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो पीछे से मजीद फूड पार्टिकल्स आते जाते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे पास ऑन नहीं होते। और एक टाइम आता है कि पेशेंट जो है वो उसकी स्टमक के अंदर जो एसिड है उसकी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाती, वो बैकवर्ड मूव करता है इनटू द ईसोफेगस, और जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट बर्न या फिर पेन फील होती है इन दी एरिया जहाँ पे हार्ट की पेन होती है, इसीलिए इसको हार्ट बर्न कहते हैं। डिस्पेप्सिया और नोजिया, ब्लॉटिंग, ये सारे सिम्टम्स में रिलेटेड हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। फिर डायरिया है। डायरिया इट कैरेक्टराइज्ड बाय परसिपिशियस डायरिया अकरिंग ड्यूरिंग मील्स और इमीडिएटली पोस्ट प्रेंडियल। ठीक है, कि खाने के दौरान ही पेशेंट को डायरिया हो जाता है या फिर उसको खाने के बाद फौरन बाद जो है वो स्टूल्स पास करने की अर्जेंसी होती है। इसके अलावा पेन, ब्लॉटिंग, रेक्टल अर्जेंसीज एंड इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो ये दो मैनिफेस्टेशंस हैं ऑफ आइदर इरिटेबल बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। Now coming to the causes,
इरिटेबल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं और बहुत से कॉजेज अभी भी अननोन है कि ये होते क्यों हैं। और इरिटेबल बाउल डिजीज जो है ये सिंड्रोम कुछ पेशेंट्स में होता है, कुछ में नहीं होता, क्या वजह है? तो इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है पेशेंट का, और इसके अलावा जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स के जैसे आपको मैंने बताया था कि मोस्टली डिजीजेस का कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है जेनेटिक से, फैमिली हिस्ट्री से। तो फैमिलीज में जो एक डिजीज ट्रेवल कर रही होती है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आगे पास ऑन होती है थ्रू दी जीन्स। तो अगर आपकी किसी क्लोज रिलेटिव में या क्लोज जो लव वंस हैं किसी में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिसऑर्डर हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आगे बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। फिर एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, किसी भी वजह से जो, चूंकि इट इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब वो इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है और क्या कहते हैं उसको इस तरह से इन्फ्लेमेशन को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, दैट इज ए डिफरेंट डिबेट। लेकिन इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है दैट इज अनवांटेड एंड अनरिक्वायर्ड। ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली तो बॉडी की अपनी डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे वो जो जीआई ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन है वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और पेशेंट के लिए मजीद ट्रबल्स डेवलप कर देती है। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये इम्यून रिस्पॉन्स है, ये ओवरली विगरस होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। और एबनॉर्मली लॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जितना इम्यून रिस्पॉन्स होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा होता है। Immune system activation with subsequent infiltration of the tissues by lymphocytes, macrophages and other cells। ठीक है। तो उसमें जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होने के बाद जो जो आपके इम्यून सेल्स हैं या डिफेंसिव सेल्स हैं उनकी इन्फ्लिक्टेशन हो जाती है इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, जिसमें मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस आपको पता है कि वो सेल्स को ईट करता है, खा लेता है, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो जीआई ट्रैक्ट के नॉर्मल सेल्स हैं उनकी भी डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता हो। फिर वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ये भी ट्रिगर करती हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को। डाइटरी एंटीजेंस के, डाइट के अंदर कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं या ऐसे एलर्जिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कुछ लोग एलर्जिक होते हैं टू सर्टन फूड, जैसे कि एग एलर्जी होती है, पीनट से कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग ग्लूटेन से उनको एलर्जी होती है। तो डाइट में ऐसे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं जो कि पेशेंट में एलर्जी कॉज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इरिटेबल बाउल डिजीज डेवलप हो सकती है। फिर इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट इम्यूनो रिस्पॉन्सिव इम्यूनो रिस्पॉन्स टू नॉर्मली नॉन एंटीजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये मैं पीछे आपने पढ़ा होगा कि ये वो बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है इन द जीआई ट्रैक्ट। इसके अलावा कुछ फंगल डिजीजेस होती हैं जो कि इरिटेबल बाउल डिजीज डेवलप कर सकती हैं, वायरस हो सकते हैं, और हेलमिंथिक पैथोजेंस, जैसे कुछ पेशेंट्स के पेट में कुछ ऐसे जो पैरासाइट्स हो सकते हैं जो कि इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं जो कि फर्दर एग्रावेट कर सकती हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि ये कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कॉज करते हैं इन दी होस्ट पेशेंट। इसके अलावा पोटेशियम सप्लीमेंट्स एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से यूजुअली पेशेंट में ट्रिगर हो सकता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम ये क्यों होता है, इसकी जो एग्जैक्ट कॉज है दैट इज स्टिल अननोन, कि मतलब आप स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये किस पेशेंट में किस वजह से हुआ है। बट अदर फैक्टर्स में कोमॉर्बिड फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट में साथ साथ कोई और ऐसी डिजीज है जिसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ है। वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, पेशेंट में वायरस या अनहाइजेनिक फूड की वजह से जो गैस्ट्राइटिस हो गया है। इमोशनल हेल्थ, स्ट्रेस और डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजिकल स्टेट में, एंजाइटी और डिप्रेशन में भी पेशेंट जो है सिंड्रोम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट, सर्टन डाइट्स हैं जो पेशेंट को सूट नहीं करती हैं और वो उसके बावजूद अगर वो डाइट ले लेता है तो उसमें सिंड्रोम हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं,
फिर कंकरेंट ड्रग थेरेपीज हैं एंड हार्मोन थेरेपीज हैं। कुछ ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मैंने आपको बताया था, जो कि कॉज करते हैं आईबीएस। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो पेशेंट जो है वो इमोशनली जो है वो ऐसी सिचुएशन में है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है उसके लिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज के पेशेंट जो है वो ऐसी थॉट्स उसके माइंड में है कि जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है। नाउ कमिंग टू दी नाइन्थ स्लाइड, दैट इज दी पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें इरिटेबल बाउल डिजीज में जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें एडिमा, एज यू नो कि इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व्स एडिमा, दैट मीन्स के जो है वो ऑफ द टिश्यूज के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसमें एडिमा हो जाता है, वो स्वेल कर जाती है, which is followed by fine vascular pattern, loss of fine vascular pattern, increased mucosal friability, कि इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से एडिमा होता है। उसके बाद जो वेसल्स हैं, जो कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ताकि जो सीलिया है उससे इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल्स हैं वो इजीली अब्सॉर्ब हो सके इनटू दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये जो उसका वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन का, ये जीआई ट्रैक्ट का, वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। वो डैमेज हुआ तो वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो गई इन दी म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर क्या होगा, उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो है वो इन दी ब्लड टोटली डैमेज हो जाएगी, और इंक्रीज म्यूकोजल फ्राइबिलिटी, दैट मीन्स के जो म्यूकस है वो स्ट्रक्चरली डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से अल्सरेशन डेवलप होती है, और अल्सरेशन सिंपली मीन्स के जख्म हो जाते हैं इंटरनली, और कोलोन में बिगेन टू बिकम फीचरलेस एंड ट्यूबुलर इन नेचर। अगर आपने स्ट्रक्चर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर इनको क्या इंटरसेक्शन लें, डायसेक्ट करें, तो आप देखेंगे कि जी ये एक पाइप है जिसके सेंटर में जो है वो खाली कैविटी है जिसके थ्रू फूड पार्टिकल्स पास ऑन करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, वो जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्वेल कर जाती है, और जो इनर ल्यूमन है वो नैरो हो जाता है। इनर ल्यूमन जब नैरो होता है तो जो सीलिया होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, दीज आर दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये मेन रोल प्ले करते हैं इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन पार्टिकल्स। लेकिन ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से जो इनर लाइन है वो एक ट्यूबुलर पाइप की तरह रह जाती है, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर नहीं आते, वो एक प्लेन सी पाइप की तरह होती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस उस चीज को इंडिकेट कर रहा है। फिर क्रॉन डिजीज इन्फ्लेमेशन एंड सब्सिक्वेंट इंजरी ऑफ द टिश्यूज नोन एज क्रिप्टाइटिस। ठीक है, ये वही इन्फ्लेमेशन हुई जिसकी वजह से इवेंचुअली टिश्यूज की इंजरी हुई। दिस लीड टू क्रिप्ट एब्सेस एंड सब्सिक्वेंटली अल्सरेशन। एब्सेस जो है वो क्या कहते हैं, स्वॉलन टिश्यूज, इंटरनल पॉकेट्स ऑफ द टिश्यूज होती हैं, सैक लाइक प्रोजेक्शंस जो कि डेवलप हो जाती हैं इनसाइड द जीआई ट्रैक्ट, और इन एब्सेस की वजह से जो है वो जीआई ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होती है। फिर इन्फ्लक्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है, लीड टू लिम्फ एडिमा एंड बाउल वॉल थिकनिंग। तो मतलब कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन डिजीज का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या पैथोफिजियोलॉजी है वो मोर और लेस सेम है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, कि कितनी एक्सटेंट तक जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी में कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन में एबनॉर्मेलिटी इन दी इंटेस्टिनल मोटिलिटी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाए तो उसकी वजह से आइडर पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं, डायरिया डेवलप करता है या कॉन्स्टिपेशन डेवलप करता है। Underlying muscle dysfunction as well as hyperactive response to factors such as food. अब मतलब ये abnormal intestinal motility either it may be due to the in response to the food, और या फिर अंडरलाइंग मसल डिस्फंक्शन, या किसी भी वजह से जो मसल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट वो डिस्फंक्शन कर गए हैं। फिर एबनॉर्मल इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस कैन लीड टू फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस अगर बहुत ज़्यादा
हो जाए इन दी जीआई ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब ये है कि ट्रैक्ट का इनर ल्यूमेन है वो ब्लॉक हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जिसकी वजह से जो बाउल है वो आगे पास ऑन नहीं कर पाता और पेशेंट कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर लेता है। फिर डायरिया में डिमिनिश्ड मोटर फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंग मस्कुलेचर कैन लीड टू डायरिया। आपको पता है कि नर्व इम्पल्सेस आती हैं, ये नर्व इम्पल्सेस जो है कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस होता है। तो किसी भी वजह से ये जो मोटर फंक्शंस हैं वो ही डिमिनिश हो गया है कॉन्ट्रैक्शन। फिर पेन ऑफ आईबीएस में बी कॉज्ड बाय एब्नॉर्मली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो वो जो जीआई डिस्टेंशन या एब्नॉर्मल डिस्टेंशन है दैट माइट बी ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस। कुछ खवातीन में भी इन द फर्स्ट few days of the menstruation can lead to transiently elevated prostaglandin A2 resulting in increased pain and diarrhea. Now coming to the sign and symptoms. अच्छा, ये जो दो सर डिसऑर्डर्स हैं जी सर जी टाइम जी, ना ख़त्म होने वाला है, ये मज़ीद 5 मिनट है, हो सकता है चलता रहे, हो सकता है खुद ब खुद बंद हो जाए, तो फिर आप उस बस हिसाब से। मेरी 2 या 3 स्लाइड्स रह गई हैं। यस सर। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में ऑर्डर्ड स्टूल फ्रीक्वेंसी, बाउल सेंसेशन, एब्डोमिनल पेन, mild disease worsens as the disease progress. Patient may suffer from continuous intermittent attacks. ठीक है, फिर हीमोटोचीजिया, दैट मींस के स्टूल्स में ब्लड का होना। इसके अलावा लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस। ठीक है, इसके अलावा अल्सर्स, इराइटस, इराइटस जो है वो आइरस की इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा क्रॉन डिजीज में same symptoms as in appendicitis and intestinal obstruction, जिसमें abdominal pain, diarrhea, weight loss। weight loss क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली अपने फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब ब्लड में जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो पेशेंट जो है वो मेल नरिश्ड हो जाएगा और उसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं होगी, तो उसमें वेट लॉस होगा। फीवर, आर्थ्रेल्जियास और पेरिफेरल आर्थराइटिस। ठीक है क्या है जी, सर? ये फिनिश में जो ऊपर लिखा हुआ है हेमाटोशीजिया ब्लड इन स्टूल के बाद। हेमोटीजिया ये वाला। नहीं सर, टिनिस्मस। टेनिस्मस मुझे भूल गया, ये मैंने कल सर्च भी टिनिस्मस। किया था। टेनिस्मस ये जो है ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ये मेरे जहन से निकल गया है। ये कोई लंबी टर्म थी इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं की थी, वैसे आप गूगल भी करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एल्कोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो आपके वर्टिब्राए हैं उनकी इन्फ्लेमेशन, तो मतलब ये जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है। इरिटेबल बाउल डिजीज। अच्छा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एब्डोमिनल पेन है, दैट कुड बी क्रैम्प्स। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ द बाउल हैबिट्स। बाउल हैबिट्स का मैंने आपको बताया कि डेफिकेशन का जो रूटीन है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेटिंग डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस, बेल्चिंग, हार्टबर्न, रिफ्लक्स डिजीज। इसके अलावा इक्लेजिया, अर्ली फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑन ईटिंग। ठीक है, इसके अलावा नोजिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड फ्रीक्वेंट और अर्जेंट यूरिनेशन। तो ये सारे जो हैं वो इंटर रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स है ऑफ दी आईबीएस एंड आईबीडी। तो 44 हो गए, आई थिंक ये 50 तक है लेक्चर, है ना? ठीक है, अब क्लिनिकल एवेल्युएशन और डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। इरिटेबल बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सबसे पहले तो आप पेशेंट के सिम्टम्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इसके अलावा सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स कोरिलेट विद दी डिजीज सीवियरिटी, कि कितने सीवियर सिम्टम्स है, इसका मतलब ये है कि डिजीज कितनी ज़्यादा सीवियर है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में, क्योंकि दिस इज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, तो पेशेंट में जो है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। प्लेटलेट काउंट, क्योंकि अल्सरेशंस हो जाते हैं, इंटर जो है वो ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से प्लेटलेट काउंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। फिर हीमोग्लोबिन एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से जो है वो पेशेंट एनीमिया डेवलप कर सकता है।
एल्ब्यूमाइन लेवल फॉल कर सकता है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो सकता है क्योंकि पेशेंट की डाइटरी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही है। फिर एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं वो की जाती है इंटरनली विजुलाइज करने के लिए कि पेशेंट का जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन कहाँ है, कितनी है, किस एक्सटेंट की है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉन डिजीज में भी एलिवेटेड ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एनीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, इसके अलावा राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, मेल एब्जॉर्प्शन, डाइटरी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ऑब्वियसली जब उसकी फूड से उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं हो रही तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा। कोagulopathy और इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर्स एंड लो ग्रेड फीवर। ये जो बोन फ्रैक्चर्स हैं क्योंकि उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही तो पेशेंट माइट वीकनिंग ऑफ दी बोन्स। ठीक है, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स बाय मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट या मेडिकल हिस्ट्री से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डिटरमिन कर सकते हैं। सर जी बस करें। जिसमें आप बस लास्ट है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसके पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी को देखते हैं कि आइदर इट इज टेंडर और सॉफ्ट। पेशेंट का रूटीन ब्लड टेस्टिंग करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। इसके अलावा 2 क्राइटेरियाज हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि पेशेंट में डिजीज का लेवल क्या है। तो ये चेक लिस्ट है, ये जब आप अपने किसी कोई पेशेंट अगर आपको आईबीएस का मिले तो उसकी ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जरूर चेक करें। पेशेंट की पेन रिलीव होती है बाय डेफिकेशन, पेन इज एसोसिएटेड विद चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और फॉर्म ऑफ द स्टूल्स। ये जो है वो क्राइटेरिया है। ठीक है, अच्छा मैंने इंपॉर्टेंट बात ये आप लोगों को कहनी थी कि अभी हम लोग ने यहाँ तक इवैल्यूएशन तक पढ़ लिया है, बाकी पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा ये है कि आप लोग अपने बिहाफ में काइंडली कोशिश करें कि अगर आप लोग ये डिजीजेस के ऊपर केसेस मिलते हैं तो उनको क्लर्क करें। हमने जो है वो अपनी प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करने हैं, आप लोगों ने अपने परफॉर्मेंस फिल करने हैं। और इसके अलावा आप लोगों का इस दफ़ा एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा तो आप लोगों ने उसके साथ सामने केस प्रिपेयर करके जाना है। तो अब जैसे आपने आईबीएस पढ़ लिया है, पेप्टिक अल्सर पढ़ लिया है, सीओपीडी पढ़ लिया है, अस्थमा पढ़ लिया है, हाइपरटेंशन, तो इसके केसेस कहीं से भी मिलते हैं तो वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। क्लास के कुछ बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ शेयर कर चुके हैं और हम जो है वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमाद ठीक है। ओके।